मिलिटेंट्स में खुशामदीद। बिहार के चुनावी मैदान में भाजपा और महागठबंधन के अलावा एक और सियासी लड़ाई है जो पहले चरण के मतदान के बाद तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम बनाम आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि पूरे महागठबंधन और उसके समर्थक दल, जहां एक तरफ महागठबंधन के इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन जैसे जाने माने मुस्लिम चेहरे असदुद्दीन ओवैसी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएम की तरफ से ओवैसी, अख्तरुल ईमान के अलावा एक और महिला चेहरे की एंट्री हो गई है, जिसके बयानों ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है, जिनके सवालों का जवाब देना महागठबंधन और उनकी सहयोगी दलों को भारी पड़ रहा है। हम एआईएम नेता सैयदा फलक की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कराटे की दुनिया में अपने कई विरोधियों को धूल चटाया, लेकिन अब राजनीति में भी कुछ ऐसा ही करते दिख रही हैं। महागठबंधन बनाम एआईएम की यह ऐसी सियासी जंग है जिसने भाजपा बनाम विपक्ष को पीछे छोड़ दिया है। एक तरफ महागठबंधन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कह रहा है। भाजपा का बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद सभी सियासी पार्टियों की धड़कनें तेज हो चली हैं। बिहार में इस बार रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग हुई। बढ़ता वोटिंग प्रतिशत क्या इशारा कर रहा है, यह तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले चर्चा 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की है, क्योंकि इस दूसरे चरण में सीमांचल की कई सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीमांचल में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। यहां के मुस्लिम वोटर्स किसी भी चुनाव में सरकार बनाने और बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यही वो बड़ी वजह है कि सीमांचल में महागठबंधन बनाम एआईएम की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी को जवाब देने के लिए महागठबंधन अपने मुस्लिम नेताओं को आगे कर दिया है। बता दें कि इस कड़ी में सपा सांसद इकरा हसन का एक भाषण काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि इस बार की लड़ाई विधायक बनाने की नहीं बल्कि सरकार बनाने की है। उन्होंने ओवैसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ अपने लोग भी यहां हैं, लेकिन क्या वे सरकार बना सकते हैं? उनका ये बयान सुनिए। और भी जो लोग हैं वो भी अपने हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा बस आपसे ये सवाल है कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी, और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। इस बार वो खुद कब्जा ले। इकरा हसन ने कहा कि यह लड़ाई मोहब्बत बनाम नफरत के बीच है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ मोहब्बत का पैगाम देने वाला महागठबंधन। उन्होंने लोगों से अपने वोटों का बिखराव ना करने और एकजुट होकर महागठबंधन को जिताने की अपील की, लेकिन इसके जवाब में एआईएम की तरफ से सैयदा फलक ने इकरा हसन को जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया जो चर्चा का केंद्र बन गया। सुनिए जरा। हमारी बहन यूपी कायराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन इकरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कायराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। जिस तेजस्वी को तुम जिताने यहाँ आई हो, उस तेजस्वी से जब पूछा गया कि जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले जाने पर कुछ नौजवानों पर एफआईआर हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? तो वो तेजस्वी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा जहन जो है वो अभी बिहार चुनाव पर है। और बहन इकरा, तुम एक मुस्लिम खवातीन हो, तुमको इस चीज का एहसास होगा कि हमारा हिजाब हमारे लिए कितना अजीज है। हमारी शान शौकत, हमारी इज्जत और हमारी हिफाजत करने वाला हमारा ये हिजाब है। और जब इस हिजाब के बारे में तुम्हारे लीडर अखिलेश यादव से यूपी चुनाव से पहले पूछा गया कि हिजाब बैन पर आपका क्या कहना है, तो तुम्हारे लीडर ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जब मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछा गया हिजाब बैन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का हक है, और एक दिन इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर एक हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी इंशाअल्लाह। तो बहन इकरा, तुम्हारे सदर और मेरे सदर में इतना फर्क है, और जो तुम ये बात बोल रही हो कि यहाँ पे हम हुकूमत तो नहीं बना सकते,
होती है, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारे इतिहास की ताकत से मजबूर हो जाते हैं। वहां जहाँ कोई भी हुकूमत आती है वो हमारे इशारों पे नाचती है, हम उनके इशारों पे नहीं नाचते। तो हम यहाँ सीमांचल बिहार में भी हुकूमत बनाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सीमांचल के लोग किंग मेकर बने। हम नहीं चाहते यहाँ पे एनडीए की सरकार बने। हमारी ख्वाहिश ये है कि 14 तारीख के दिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये महागठबंधन के लोग हमारे दर पर आए, खटखटा कर बोले चलो हमारे साथ पटना, हम मजबूर हैं, अब हम तुमको भी तख्त पर बिठाएंगे। और अगर इंशाल्लाह हम ये करने में कामयाब हो गए तो पूरे हिंदुस्तान के रियासतों को एक पैगाम जाएगा कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो हम हमारी इत्तेहाद की ताकत से यहाँ की हुकूमतों को छुपा सकते हैं। और सिर्फ रियासतों के चुनाव में नहीं, लोकसभा इलेक्शन में भी हम किंग मेकर बन सकते हैं इंशाल्लाह एक दिन। इस बात को जहन में रखिए कि आज नीतीश कुमार के 12 एमपी और चंद्रा बाबू के 14 एमपी की तरफ से एनडीए की सरकार है। तो 11 तारीख के दिन मेरी आप तमाम से अपील है, मजलिस के हक में अपना वोट डालकर हमें झुकना नहीं, यहाँ की हुकूमत को झुकाना है इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एआईएम प्रवक्ता सैयदा फलक ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान का जवाब देते हुए कहा कि एआईएम किसी की बी टीम नहीं है, बल्कि मजलूमों की असली आवाज है। जो लोग मुसलमानों की एकता से डरते हैं वही हमें बांटने की कोशिश करते हैं। एआईएम हमेशा संविधान और इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी मजलूमों के हक की आवाज बनकर खड़ी रहेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि आई लव मोहम्मद, हिजाब जैसे अन्य मुद्दों पर महागठबंधन के नेता आवाज क्यों नहीं उठाते, बोलने से क्यों कतराते हैं। अब बात असदुद्दीन ओवैसी बनाम इमरान प्रतापगढ़ी की। ओवैसी ने फिर दोहराया कि जब 3.5% वाले मल्लाह का डिप्टी सीएम हो सकता है तो हम मुसलमानों का उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। मुसलमान कब तक इन लोगों की दरी बिछाने का काम करेगा, सुनिए जरा। बिहार के आबादी में जिसका तनासुब 3-3.5% है, वो ये कह रहा है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या 17% जनता खामोश बैठेगी? क्या कोई 17% खामोश बैठेंगे? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्पसंख्यक समाज 17% है। मैं सलाम करता हूं वीआईपी के नेता की बहादुरी को कि उन्होंने अपने समाज के इत्तेहाद पर भरोसा करके ऐलान कर दिया। और ओवैसी तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, मजलिस तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। 17% के लोग क्या करेंगे? अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ कोटिया की जनता। क्या अबू बकर, उमर, अली और उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ सीमांचल की जनता। क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, बशर्ते कि तुम अपनी ताकत को महसूस करो। ये जालिम लोग आकर हमको डरा डरा कर दिमाग में बात डाल देते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाई, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बड़े क्या बोलते हैं, उसको चलने दो। गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, चलेगा तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो कामयाब होगा। तुम चलना शुरू कर दिया, अब दौड़ो, अपने लिए दौड़ो, अपने बच्चों के लिए दौड़ो। बनेगा इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब सीमांचल का बच्चा पटना में हुक्मरान होगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल में इंसाफ उसी वक्त होगा जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले सीमांचल का बच्चा पटना में बैठकर करेगा। ये मंजलिस कह रही है आपसे। अब इसके जवाब में महागठबंधन की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जो सीमांचल के लोगों को गाली दे और जो उसे वोट ना दे उसे फिरौन और नमरूद कहे, उससे बड़ी गाली और क्या होगी। सीमांचल की सियासत में गाली गलौज की यह संस्कृति पहली बार आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगना और सीमांचल में कांग्रेस को हराने की साजिश करना उनकी कयादत नहीं, दोहरापन है। सुने इमरान प्रतापगढ़ी को। मैं नहीं देता हूं उनको, कभी नहीं दूंगा उनको, तो इसका मतलब कि मुझे फिरौन का हो गया। और यहां आकर के कह रहे हैं डॉक्टर साहब जावेद भाई कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना।
तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 11 तारीख को यहां वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? मास्टर मुजाहिद को हराना चाहते हो? जिन असरारुल हक साहब की बातें करते हो भाषणों में, उनके बेटे को हराना चाहते हो? अमौर का बेटा जलील मस्तान को हराना चाहते हो? और तो और ढाका में मैं कल अपील करके आया हूं, चुनाव प्रचार करके आया हूं, वहां मोतिउर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा का एक एमएलए है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है, और वहां जाकर के कह रहे हैं कि फैसल रहमान को हरा करके राणा रंजीत को जिता करके कयादत खड़ी करो। कैसे कयादत खड़ी होगी बताओ ना मुझे। आंख खोलो अपनी। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना समझदारी नहीं है, बेवकूफी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार के लिए 9 नवंबर की शाम तक का मौका है। आखिरी चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, वोटिंग होगी। लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों की जिन इलाकों पर नजर टिकी हुई है वह है सीमांचल, मगध और शाहाबाद। इन क्षेत्रों के 11 जिलों की 61 सीटों पर आने वाले चुनाव नतीजों पर नई सरकार के गठन के लिए काफी कुछ निर्भर करता है। इनमें सीमांचल के 4, मगध के 5 और शाहाबाद के 2 जिले शामिल हैं। सभी पार्टियों के लिए यह चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि 2020 के चुनाव में इन इलाकों में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा था। इस बार न सिर्फ मुकाबला मुश्किल है, बल्कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी नए सिरे से लिखे जा रहे हैं। इस बार का मुकाबला और इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो गया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, तवज्जो नहीं दी। अब कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी, अपने नेताओं के साथ सीमांचल के इलाके में पूरी तरीके से डटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा। हालांकि देखना होगा कि जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की जो ये मेहनत है ये रंग लाएगी, क्या पहले से ज्यादा उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।